हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज हम सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट करने वाले हैं। सेक्शन 1 से 20 तक हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियोस हैं, आप जाके देख लो। और चलिए फिर शुरू करते हैं सेक्शन 21। तो सेक्शन 21 आपका बेसिकली बात करता है एक्सेप्शंस की, उन हालातों की या उन कंडीशंस की जिसमें अगर कोई बंदा स्टेटमेंट दे रहा है अपने ही फेवर में तो उन स्टेटमेंट्स को हम एडमिशन मानेंगे। अब तक जितने भी सेक्शन हमने पिछले किए हैं 20 तक, उसमें हमने सिर्फ एडमिशन ये पढ़ा है कि अगर कोई बंदा स्टेटमेंट देता है अपने ही खिलाफ तो उसे हम एडमिशन मानेंगे और किसी को हम एडमिशन नहीं मानेंगे। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हमने बहुत जगहों पे पढ़ा है ना। तो एक्सेप्शंस तो लॉ में तो होंगी, क्योंकि लॉ में बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, कहीं ना कहीं से रास्ता निकल ही जाता है। तो कुछ हालात या कुछ सिचुएशंस ऐसे बन सकते हैं जिसमें अगर कोई बंदा कोई चीज बोल रहा है तो वो उस टाइम पे झूठ नहीं बोल पाएगा या उसका झूठ बोलने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 21 में हम उन हालात या उन सिचुएशंस, कंडीशंस के बारे में जानेंगे जिनको हम एक्सेप्शंस में लेंगे कि कोई बंदा अगर अपने ही फेवर में वो स्टेटमेंट्स दे रहा है तो उसको हम एडमिशन करार देंगे। ठीक है, अब देखते हैं वो हालात कैसे हैं, वो सिचुएशन कैसी है, तो देखते हैं। चलो, फर्स्ट पॉइंट आपका बेसिकली क्या कहता है, देखो, एडमिशन प्रूफ किया जा सकता है उस पर्सन का किसी थर्ड पार्टी द्वारा जो पर्सन मर चुका है। सिंपल, अगर कोई बंदा मर गया है और उस व्यक्ति का जो स्टेटमेंट है वो कोई थर्ड पर्सन दे रहा है और उसने बोला है कि भाई मैंने इस स्टेटमेंट को सुना है और ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, और ये उस बंदे का एडमिशन है, और वो तो मर चुका है, क्योंकि वो स्टेटमेंट देगा कैसे, वो तो ऑलरेडी डेड है ना। तो उसका जो थर्ड पर्सन है उसका एडमिशन हम रेलेवेंट मानेंगे अंडर सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि आपका डाइंग डिक्लेरेशन। और ये आपका फर्स्ट पॉइंट आता है। फर्स्ट एक्सेप्शन ये आती है कि अगर कोई बंदा मर चुका है उस कंडीशन में कोई थर्ड पर्सन उसका स्टेटमेंट दे सकता है, और अगर लगता है कोर्ट को तो वो रेलेवेंट मान सकते हैं हम। ठीक है, एक केस लॉ था, केस लॉ का नाम तो मुझे याद नहीं है, पर उसकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छे से याद है। उसमें क्या था कि एक बंदा रोड पे चल रहा था और एक बहुत ही रैश ड्राइविंग करते हुए गाड़ी आई और बंदे को उड़ा के चली गई। ठीक है, तो उसके साथ में एक और बंदा चल रहा था, उसने जो थर्ड पर्सन था, सपोज करो ए भी था, बी भी था, और सी ने गाड़ी ठोक दी। सी ने बी को उड़ा दिया और ए ने देखा नहीं कि टक्कर लगी या नहीं, पर ए ने सुना कि बी की ऐसे चीखने की आवाज आई। तो ए दौड़ा दौड़ा गया, तो बी ने बोला कि भैया उस गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी है, और बी मर गया। उस कंडीशन में ए ने स्टेटमेंट दिया कोर्ट में जाके कि भाई ऐसे ऐसे गाड़ी का नंबर है और उसने उसको टक्कर मार दी, और उसने मेरे को बताया कि भाई मैंने टक्कर मारी है, अब वो डेड हो चुका है। तो उस कंडीशन में ए का स्टेटमेंट रेलेवेंट मानेंगे अंडर सेक्शन आपका 21। ठीक है, और अंडर सेक्शन 32 भी मान सकते हैं एज पर द केस। ओके, अब हमेशा ही तो थर्ड पर्सन नहीं होगा, हो सकता है कोई और प्रूफ निकल आए। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उससे पता चलेगा और प्रूफ। तो ये आपका है कि ए कैप्टन है शिप का और उस पर इल्जाम लगा है कि वो शिप को गलत तरीके से लेके आया था, मतलब वो किसी और ही डायरेक्शन में ले गया था। लेकिन जैसे ए की सपोज डेथ हो जाती है, और ए तो भाई साहब डायरी मेंटेन करते थे कि वो किस रूट पे आ रहे हैं, किस टाइम पे आ रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं। ठीक है, अब ए तो मर चुका है, अब उसकी जो डायरी है वो किसी को मिल गई, तो जो डायरी में फैक्ट्स लिखे हैं उस बेसिस पे प्रूफ होता है कि भाई ए ने तो बढ़िया अपना सही कोर्स से लेके आया था वो शिप, और ए ने कोई गलती नहीं करी थी। तो इस केस में उसका जो डायरी है वो एडमिशन मान लिया गया है ना। तो ये आपका सेकंड एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ए पर आरोप लगा है उसने कलकत्ता में क्राइम किया। ठीक है, ए एक लेटर प्रोड्यूस करता है जो कि उसने लाहौर में लिखा था, और उस लेटर पर डेट भी लिखी है और लाहौर का पोस्ट मार्क भी लगा है उस दिन का। तो ये प्रूफ भी हो जाता है कि ए उस वक्त लाहौर में था, तब वो स्टेटमेंट एडमिशन मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ए अपने फेवर में एक स्टेटमेंट दे रहा है, एक
प्रूफ दे रहा है, तो उस कंडीशन में वो उसके अगेंस्ट नहीं है, बट स्टिल वो एक प्रूफ है, तो उसको हम प्रूफ मानेंगे। और अगर ए की डेथ हो जाती है तो भी वो एडमिशन ही होगा, बिकॉज लाहौर का जो पोस्ट ऑफिस है वो थोड़ी ना झूठ बोल देगा यार, है ना। तो उसमें भी हम अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1 डाइंग डिक्लेरेशन के हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। दूसरा पॉइंट या दूसरी सिचुएशन आपकी ये कहती है कि अगर कोई पर्सन कोई स्टेटमेंट देता है किसी स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ बॉडी के दौरान, और उस टाइम पर उसका स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एग्जिस्ट करता है जो साथ देता है वो जो कह रहा है, मतलब उसका कंडक्ट उसको एकम्पनी कर रहा है वो जो बोल रहा है उसके साथ, तो उस कंडीशन में जो भी वो स्टेटमेंट देगा उसको एडमिशन मानेंगे, भले ही वो उसके फेवर में काम क्यों ही ना कर रहा हो। ठीक है, बेसिकली वो हालात जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि यार ये बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा, मतलब आपको खुद कोई फीलिंग नहीं आ रही कि ये झूठ बोल सकता है। अब सपोज करो किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, अब खून बह रहा है और वो बंदा बोल रहा है इस बंदे ने मेरे को डंडे से मारा है, तो खून निकल रहा है, तो आप यही मानोगे ना कि सामने वाले ने ही उसका सिर फोड़ा है, और वो बोल रहा है कि भैया मेरे सिर में चोट लगी है इस बंदे की वजह से, तो उस कंडीशन में आप उसका जो स्टेटमेंट है उसको एडमिशन मानोगे। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए पर आरोप लगा है कि उसने चुराया हुआ सामान रख लिया, ये जानते हुए कि वो चुराया हुआ है। ठीक है, लेकिन ए बोलता है कि मैं ये प्रूव कर दूंगा कि मैंने ना जो भी उसका नेचुरल प्राइस था उस सामान का उससे कम में बेचने से मना कर दिया था। ठीक है, अगर ए ये प्रूफ कर देता है कि उसने वो जो चुराया हुआ सामान है वो कम प्राइस में बेचने से मना कर दिया था, तो उस कंडीशन में भले ही वो स्टेटमेंट ए के फेवर में है, लेकिन वो स्टेटमेंट एडमिशन मानेंगे क्योंकि उसने प्रूफ कर दिया। अब सपोज करो मैं कोई सामान खरीद के लाऊं, मैं शॉपकीपर हूं, अब मैं कोई सामान खरीद के लाऊं तो मुझे उसका प्राइस पता होगा, मैं घाटे में थोड़ी ना बेचूंगी उस सामान को। ठीक है, यही कंडीशन है कि ए अगर कोई चीज खरीद के लाएगा तो उसके नेचुरल प्राइस से कम में बेचने के लिए वो कभी भी रेडी नहीं होगा। अगर वो उसे पता होगा कि भैया ये चुराया हुआ सामान है तो वो ऑब्वियसली कम दाम में बेचने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसने वो सामान खरीदा थोड़ी है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है कि कब एक दूसरी सिचुएशन स्टेट ऑफ माइंड बॉडी एग्जिस्टेंस क्या है। अगर उसका माइंड एग्जिस्ट करता कि भाई ये चुराया हुआ है तो वो ऑब्वियसली कम दाम में बेच देता। ठीक है, एंड अगर उसने वो कम दाम में ही बेचा होगा तो वो ये प्रूव ही नहीं कर पाएगा कि उसने कम दाम में बेचने से मना कर दिया था। ठीक है, द फैक्ट इज कि अगर वो प्रूफ कर देता है कि उसने नेचुरल प्राइस से कम में बेचने से मना कर दिया था तो वो स्टेटमेंट या वो जो प्रूफ देगा उसको हम एडमिशन मानेंगे। ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं। गाइज एक्चुअली क्या है ना, मेरा थोड़ा जुकाम और खांसी का पंगा चल रहा है, तो उस चक्कर में कोविड नहीं है पर वैसे ही है, गला खराब मौसम चेंज की वजह से। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से आवाज़ थोड़ी भारी हो रही है, तो तुम एडजस्ट कर लेना यार, बिकॉज तुम्हें नॉलेज से फ़र्क पड़ना चाहिए, तुम्हें आवाज़ से क्या लेना देना मेरी। ठीक है, हाँ, तो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। अगर कोई पर्सन कोई स्टेटमेंट दे रहा है जो कि रेलेवेंट है एडमिशन के अलावा, तो भी उसको हम एडमिशन ही मानेंगे। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है सिचुएशन से रिगार्डिंग, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है जो कि रिलेटेड है उस सिचुएशन से, पर्टिकुलर सिचुएशन से, तो उसको हम एडमिशन मानेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से पता लग जाएगा, एग्जाम्पल जरूर देखेंगे। ठीक है, चलो। तो एग्जाम्पल आपका बोलता है कि ए पर आरोप लगा है कि उसने ये जानते हुए कि सिक्के नकली हैं उन सिक्कों को अपने पास रखा। ठीक है, लेकिन ए ने ये ऑफर किया, मतलब ए ने बोला कि भाई साहब मैं तो प्रूफ कर सकता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि वो सिक्के नकली हैं। ठीक है, कैसे प्रूफ करेगा भाई, ये भी पूछा गया। तो ये तो एग्जाम्पल तुम पढ़ सकते हो पर मैं वैसे ही बता रही हूँ। तो उसने बोला कि मैंने ना, एक बंदा है जो जानता था इस बारे में कि भाई कौन से सिक्के असली हैं या नकली है, मतलब उसको नॉलेज थी इतनी, वो स्किलफुल पर्सन था। तो उससे क्योंकि मेरे को भी ए बोल रहा है ये चीज़, क्योंकि ए को भी ये डाउट था कि हो सकता है वो सिक्के नकली हों। ठीक है, तो उसी डाउट के चलते उसने एक स्किलफुल पर्सन को बुलाया जिसको पता था, जिसको नॉलेज थी कि भाई कौन से सिक्के असली होते हैं कौन से सिक्के नकली होते हैं।
तो उसने उसको बुलाया और भाई जांच करवाई, तो उसने बोला कि भैया ये सिक्के तो असली हैं। अगर वो बंदा जो थर्ड पार्टी है, जो सिक्के देखने आया था, वो स्किलफुल है और उसने ये बात बोली थी, तो ए की इनोसेंस प्रूफ हो गई और वो जो थर्ड पार्टी का स्टेटमेंट था और ए का स्टेटमेंट जो कि एडमिशन है वो मैच कर गया, एंड वो चीजें बेशक से ए के फेवर में थी लेकिन वो एडमिशन कहलाएंगी थर्ड पॉइंट के तहत। ठीक है, अब तुम लोग कहोगे कि इसमें कौन सी ऐसी सिचुएशन आ गई जो कि रेलेवेंट हो गई। सिचुएशन तो ये आ गई ना कि ए को भी ये डाउट हुआ था कि वो सिक्के असली है या नकली। ठीक है, पहला तो उसका कोई लेना देना थोड़ी था ये सब सिचुएशन से। ए को तो बस ये बताना था कि उसने वो नकली सिक्के रखे थे या नहीं रखे थे। दूसरा, उसने एक स्किलफुल पर्सन को बुलाया, ये भी तो एक रिलेवेंट सिचुएशन हो गई ना, उसका कोई लेना देना नहीं था स्किलफुल पर्सन का उस सिचुएशन से। ठीक है, तो ये थर्ड सिचुएशन हो गई। तो ये जो है ना वो सिचुएशंस अगर है या फिर कोई भी चीज जो घटना घटी है उसको हम रेलेवेंट मानेंगे। ठीक है, ये सेक्शन के दो प्रिंसिपल्स हैं। पहला कि प्रूफ ऑफ एडमिशन, ठीक है, दूसरा है एडमिशन इज एविडेंस। एडमिशन इज एविडेंस हमने पढ़ा था शिप वाले में, जिसमें वो जो ए है वो डायरी मेंटेन करता था। ठीक है, वो उसका प्रूफ हो गया। और काउंटरफीट वाले में, जो काउंटरफीट वाला हमने एग्जाम्पल किया था, उसमें जो स्किलफुल पर्सन आया था वो एविडेंस हो गया। ठीक है, और प्रूफ ऑफ एडमिशन, कोई थर्ड पर्सन आएगा और बोलेगा कि भाई मैंने ऐसी ऐसी सिचुएशन देखी और उसने डाइंग डिक्लेरेशन मुझे दिया, तो वो स्टेटमेंट वैलिड होगा। तो प्रूफ ऑफ एडमिशन एंड योर एडमिशन इज एविडेंस। लेकिन अगर कोई बंदा अपने फेवर में स्टेटमेंट दे रहा है अनटिल एंड अनलेस उसके पास कोई प्रूफ नहीं है या फिर वो डाइड नहीं है, तो उसको हम एडमिशन नहीं मानेंगे। बिकॉज ऐसे तो फिर सारे ही लोग पहुंच जाएंगे ना कि भैया हमने तो नहीं किया, तो उस कंडीशन में हर चीज का प्रूफ लेने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो है आपका सेक्शन 21 जो कि एक्सेप्शंस की बात करता है। और एक्सेप्शंस क्या है आपके? पहला आपका डाइंग डिक्लेरेशन, मतलब मरते अगर वो बंदा मर गया है तो उसका स्टेटमेंट कोई थर्ड पार्टी दे सकती है। दूसरा, स्टेट और माइंड, बॉडी स्टेट ऑफ बॉडी और स्टेट ऑफ माइंड, जिस हालात में वो स्टेटमेंट दे रहा है। तीसरा, कोई थर्ड पर्सन वो स्टेटमेंट उसके बिहाफ पे दे सकता है जो बंदा स्टेटमेंट देने योग्य नहीं है। ठीक है, ये आपके एक्सेप्शंस है। जब हम एडमिशन अगर किसी बंदे के फेवर में, तो हम उसको एडमिशन मानेंगे और रेलेवेंट मानेंगे। तो ये था आपका सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और अगर आपको लगा हो मैंने वीडियो के साथ थोड़ा सा भी जस्टिफिकेशन